डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिकल थॉट को मैं 3 पार्ट में, मिनिमम हो सकता है चौथा पार्ट भी बनाऊं, उसमें कवर करेंगे। आज ये दूसरा पार्ट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आप में से कई लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। करीब 60-65 क्वेश्चन, 60-65 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और आपको पता है कि वो सारे क्वेश्चन एज जैसे पहले वीडियो में थे, सभी एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सो लेट अस बिगिन। एक भी मिनट जाया किए हुए या एक सेकंड जाया किए हुए एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, ये जस्ट रिपीटेशन है उसी स्लाइड का कि ये एमसीक्यूज जो हैं 60-65 एमसीक्यूज, ये सारे एक्चुअल पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने एक भी कोई अपने से फ्रेम नहीं किया है। डीयू में, जेएनयू में, एसयू में, यहाँ सॉरी ये बीएचयू होगा, बीएचयू में। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट से लिए गए हैं, उसके 25 साल के क्वेश्चन पे एक्चुअल हैं। और कुछ इसमें से आपको रिपीटेशन दिखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था, आपको फील देना चाहता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए, इसलिए ऐसा किया गया। कैसे प्रिपेयर करें इस सेगमेंट का, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप IPT 1 मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 जो एंशिएंट मेडिवल है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 जो मॉडर्न है, उसके सारे वीडियो पॉल साइंस हेल्प और .in के देखें। ये मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उसका जो फर्स्ट जो स्लाइड होता है जिसमें मैं जीवनी देता हूं, उससे अधिकतर क्वेश्चन आपको उसी से आ जाएंगे। और फिर जो मैंने थॉट दिया है उससे अंदर आप यदि झांकेंगे तो आपको मतलब कोई बच नहीं सकता है क्वेश्चन। यदि आपने ठीक से देख लिया है उन वीडियोस को, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एटलीस्ट 80% क्वेश्चन, क्योंकि 20% आप इसलिए नहीं बना पाएंगे कि वो क्वेश्चन बकवास होंगे, अदरवाइज ये सारे पॉल साइंस हेल्प के वीडियो से आपको हो जाएंगे। इसके PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। क्या पूछा जा रहा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, बहुत सीधा है। जो कोर थॉट है कि गांधी जी के थॉट क्या थे हिंद स्वराज में, जैसे लोहिया जी के जो 7 रिवॉल्यूशन क्या थे, तो उनका थॉट पूछा जाता है। बुक्स जो है बहुत फेवरेट है, जर्नल, मैगजीन जो एडिट करते थे, जो सोसाइटी उन्होंने बनाया है वो भी, और बहुत सारे जो कोट्स हैं, खास करके गांधी जी के कोट्स, अंबेडकर जी के कोट्स, नेहरू जी के कोट, लोहिया जी के, अरबिंदो के, ये सारे पूछे जाते हैं इसमें। एनिक्डोट एंड ट्रिविया भी काफी 2025। ट्रिविया क्या होती है, मतलब क्विज जैसे, जैसे कि कहाँ पे जो है वो अर्थशास्त्र का पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट मिला, कब मिला, कौन सा टेक्स्ट है संस्कृत का जो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। तो इस टाइप की जो बातें हैं, वो कौन सा ऐसा थिंकर है, फिलोसफर है, जिसके जन्मदिन पे इंडिया जो है नेशनल यूथ डे मनाता है। तो ये एनिक्डोट है, ट्रिविया है, मतलब जस्ट एक ऐसी जानकारी जो सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे कि कौन इंडिया में जो है पार्टीलेस डेमोक्रेसी का समर्थक था। तो इस टाइप की जो बातें हैं वो। एंड उसके अलावा जो है कुछ जिसको हम बार बार बकवास में वर्ड यूज कर रहा हूँ, वर्थलेस, नहीं पूछे, जैसे कि ये बुक किस ईस्वी में लिखी गई थी, वो कब लिखी गई थी, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये जो प्लेस, डेट और ये सब चीजें जो है अच्छा नहीं है। सीधा सीधा ब्रूट मेमोरी, वैसे भी क्वेश्चन इन फिलोसफर या थिंकर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गांधी जी ने सबसे पहला जो आंदोलन किया साउथ अफ्रीका में किस शहर से किया। तो इस टाइप की बातें, किस सम्मेलन में, किस शहर में लोहिया जी ने बहुत फेमस भाषण दिया था सोशलिज्म पे, इस टाइप के क्वेश्चन। देन सॉल्व पास्ट ईयर्स एमसीक्यू ऑन दिस थीम, जो अभी मैं कर रहा हूं आपके साथ में, रिवाइज फ्रॉम पॉल साइंस हेल्प एग्जाम गाइड। मुझे आशा है कि आप में से कई लोगों ने खरीदा होगा, कई लोगों ने नहीं खरीदा होगा, तो आप जरूर इसको ले लें। ये मैंने सबसे ज्यादा यदि किसी गाइड पे मेहनत की है तो ये इस पे की है। ये फुल फ्लेजेड करीब 350 पेजेस की एक गाइड है, और ये यूजीसी नेट के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक्सक्यूज मी, आपको लग रहा होगा कि सर अपने ही बुक का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यस, ये एक पॉजिटिव प्रचार है। मैं चाहता हूं कि मेरे अधिक से अधिक स्टूडेंट जो हैं एक नॉमिनल प्राइस पे इसको जो है वो प्राप्त करें। तो इसको यहां से ले लीजिए, दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर। अब यहाँ पे देखिए 3 बुक हैं, इसमें से इसको तो अभी छोड़ दीजिए। हिंद स्वराज आपको पता है, आप छूटते ही बोलेंगे तो गांधी जी ने लिखा है, राइट। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी गांधी जी ने लिखा है। अब थर्ड जो है, क्या आपको लगता है नेल्सन नेल्सन मंडेला ने लिखा होगा इस पे, सत्याग्रह पे, या नेहरू जी ने? तो एक्चुअली में ये भी गांधी जी ने लिखा है। तो ये तीनों एक अजीब सा क्वेश्चन है, ये आपको एक टिप्स भी है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि
तीनों ही जो ऑप्शन, तीनों ही जो चॉइस है वो एक ही पे जाके कन्वर्ज करते हैं, और यहाँ पे देखिए वो ये सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हु सेड, एक कोट है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र एग्जाम्प्लीफाइड रैडिकल मैकियावेलिनिज्म। मैकियावेलिनिज्म क्या है? जो मैकियावेलियन जो आइडियोलॉजी है उसको, उसके बारे में जो रिलेटेड हो मैकियावेलिनिज्म। और वो क्या है? मैकियावेलिज्म क्या है? छद्म, धोखा, एंड जस्टिफाइज मीन्स, हत्या, क्रूरता, कुछ भी आप करो पॉलिटिक्स में वो सब जायज है, ये मैकियावेलियन है। तो ये कहते हैं कि मैकियावेलिज्म के कंपेयर में जो है, मतलब यदि हम कौटिल्या का अर्थशास्त्र को कंपेयर करें मैकियावेलिज्म से, तो मैकियावेली का प्रिंस जो है हार्मलेस नजर आएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा क्रूर है या इतना ज्यादा इमोरल, नॉन इथिकल बातें कही गई हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल एक्शन के लिए, कि वो जो है मैकियावेलिन के प्रिंस को भी जो है पीछे छोड़ देता है। अब ये बात कही किसने है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात कहने वाले का सोच देखिए कैसा है। इसी को ओरिएंटलिज्म बोलते हैं। ओरिएंटलिज्म क्या है? इसको इथनोसेंट्रिसिज्म भी कहते हैं, यूरोसेंट्रिसिज्म भी कहते हैं। ओरिएंटलिज्म क्या है? जो एडवर्ड सेड ने कहा था कि वेस्टर्न जो थिंकर हैं वो ओरिएंटल फिलॉसफी की इसलिए नहीं खोज खबर लेते हैं, रिसर्च करते हैं कि वो जान पाए, वो इसलिए करते हैं कि हमें वो नीचा दिखा सके। तो वही यहाँ पे एक दर्शाता है, और ये गलत है जिन्होंने भी कहा है। कहा वैसे वेबर ने, इस क्वेश्चन को पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे हम लोग को एक बार और याद आ जाता है कि कैसे ओरिएंटलिज्म जो है वो रियल में हुआ है। Who among the following has argued, I do not want my house to be walled in all blah blah blah। बहुत लंबी बात है ये। बेसिकली गांधी जी ने ये कहा था, और ये टैगोर और उनके बीच में जो डायलॉग होती थी नेशनलिज्म को लेके, ये था गांधी जी का ये कहना था कि हम मतलब अपने नेशन का दरवाजा जो है दूसरे कल्चर, सिविलाइजेशन, ज्ञान, फिलॉसफी के लिए बंद नहीं करना चाहिए। वो एक स्वच्छ हवा के जैसा है जो एक घर में आता है, लेकिन हमें उसमें उड़ भी नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है गांधी जी ने कहा था। विच वीकली पेपर पब्लिश बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इस तरह के इसमें बहुत सारे सवाल आपको मिलते हैं, पता नहीं ये लोग क्यों ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारा अपनी जो वीडियो थी उसमें इस टाइप की बातें दी थी। अब अंबेडकर जी का यदि आप देखेंगे जर्नल, तो बहिष्कृत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत मतलब जो निकाल दिया गया, जिसको आउटकास्ट कर दिया गया, बहिष्कृत भारत, मराठी में मूक नायक है, जनता समता, उसमें से इन्होंने मूक नायक यहाँ पे दे दिया है। तो आप यहाँ इसको पूरा याद कर लीजिए, मैंने अपनी ही वीडियो से इसको लिया है। देन इसी तरह से गांधी जी का देखिएगा तो हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सब जो है गांधी जी ने एडिट किया है। According to Lohia, how many types of injustice and inequalities prevail in the world against which revolution were taking? ये सप्त क्रांति है लोहिया का। उन्होंने ये कहा था कि हम 7 जो इनजस्टिस है उसके अगेंस्ट हमें रिवॉल्यूशन करना होगा। एक तो जेंडर इनइक्वलिटी, कास्ट की जो सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए, क्लास और रेशियल की जो इनइक्वलिटी है पूरी दुनिया में। और ये दो उन्होंने बहुत अजीब सी बातें दी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि इसके लिए भी रिवॉल्यूशन करना चाहिए कि इंडिविजुअल प्राइवेसी को कैसे बनाए रखा जाए। अब देखिए कितना रिलेवेंट है आज के समय में। और यदि गवर्नमेंट यदि हम पे गलत ढंग से शासन करती है, तो उसके अगेंस्ट में हमेशा सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए भी हमें रिवॉल्यूशन के लिए तैयार रहना होगा, मतलब सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि वो बोलते थे कि जिंदा कौमें जो हैं वो 5 साल इंतजार नहीं करती। उनका ये मानना था कि एक बार हमने वोट दे दिया, उसके बाद हमारा हक जो है खत्म नहीं हो जाता है कि आप जो भी करें, हम हमेशा आपके अगेंस्ट में उठ के खड़े हो सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट में। तो ये 7 रिवॉल्यूशन था, इसको आप याद कर लीजिए। उसमें से यहाँ पूछा जा रहा है कि लोहिया जी ने कितने रिवॉल्यूशन की बात की थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 रिवॉल्यूशन, तो 7 सही आंसर है। ये सब आसान क्वेश्चन है, और जनरली आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन? तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन आपको पता है कि पंडिता रमाबाई ने लिखा है। ये इस बुक के बारे में और पूछा जा सकता है कि ये 1887 में प्रकाशित हुई थी, इंग्लिश में लिखी गई थी, और ये फर्स्ट ऐसी बुक थी जिसको कि फॉरेन में जो है पब्लिश किया गया था। पंडिता रमाबाई ने यूएसए में इसको पब्लिश किया, और उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ, और उसमें काफी मनी उन्होंने इकट्ठा किया उससे, और उससे यहाँ आकर के उन्होंने जो है शारदा सदन, मुक्ति सदन और इस तरह की जो अपने होम है विडोज के लिए, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया।
इन विच ईयर हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय एम के गांधी। अब ये सब जो है अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि किस साल में कौन सी बुक लिखी गई, लेकिन उन्होंने 1909 में लिखा। अच्छा क्वेश्चन ये होता कि हिंद स्वराज उन्होंने लिखी क्यों थी। इसका जवाब ये है कि वो नेशनलिज्म को परिभाषित करना चाहते थे कि इंडियन नेशन और इंडियन जो फ्रीडम होगी, जो आजादी होगी, उसके मायने क्या हैं। उस आजादी का एक इंडिविजुअल भारतीय के लिए क्या मायने हैं, कम्युनिटी के लिए क्या मायने हैं, और जो राष्ट्र है, देश है, उसके लिए क्या मायने हैं। और ये एक तरह का जवाब था सावरकर जैसे जो विचारक थे, जो एक मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते थे, उसी तर्ज पे जैसे वेस्टर्न नेशनलिज्म है जो वॉर और से निकला हुआ था, लड़ करके लेने वाला, या होम रूल मूवमेंट उस समय चल रहा था, तिलक का, एनी बेसेंट का, या स्वराज की जो आइडिया थी, जो तिलक का कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इन सब के डायलॉग में एक गांधी जी का एक कंट्रीब्यूशन था हिंद स्वराज, उनका अपना व्यू रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। Who advised Gandhi ji after his return from South Africa to get to know rural India बेहतर। किसी ने उनको कहा कि भाई जब तुम आए हो साउथ अफ्रीका से तो तुम पहले गांव देहात में घूमो, इंडिया को जानो, इंडिया भारत है, वो देहातों में बसता है। ये किसने कहा था? ये उनके पॉलिटिकल गुरु ने कहा था। उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये मतलब बहुत ही रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के। Who among the following is considered to have inaugurated the liberal reformist modernization of India? अब यहाँ inaugurated word और यहाँ पे देखेंगे रिफॉर्मिस्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो पहला कौन था रिफॉर्मर इंडिया का। तो पहला रिफॉर्मर तो राजा राम मोहन रॉय था, इसलिए तो उनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसा कहा जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। और लिबरल भी थे, रिफॉर्मिस्ट थे, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ लिबरल आप कहिए पॉलिटिकल थिंकर इंडिया में, तो वो राजा राम मोहन रॉय थे। The manuscript मतलब पांडुलिपि of Kautilya's अर्थशास्त्र was first discovered and studied by। ये ना एक तरह से बहुत ही एक लक था, चांस फैक्टर था कि डिस्कवर हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ढेर में फेंका हुआ था, ओरिएंटल लाइब्रेरी मैसूर की, और वहां के जो लाइब्रेरियन थे उनका नाम था आर श्यामा शास्त्री। उन्होंने देखा कि इतनी एक अच्छी लग रही है, इसमें कुछ बातें, उन्होंने निकाल के उसको पढ़ा और फिर वो एकदम आश्चर्यचकित हुए कि ये इस तरह से फेंका हुआ है, और इस तरह से खोज हुई अर्थशास्त्र की। और उसको ये 1909 में मतलब दुनिया ने जाना कि अर्थशास्त्र लिखी गई थी, और फिर उसका जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऑल हुआ। इसलिए सही आंसर है रुद्रपत्ना श्यामा शास्त्री। Which of the following statement is correct with regard to राजा राम मोहन रॉय? ये मैं आपको दूसरी बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बिलीव इन वन यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग। वैसे ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल और लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब की बातें हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। लेकिन यदि आप गौर से देखेंगे तो ब्रह्म समाज जो है इन सब को नहीं मानता है, इन दोनों को, इसीलिए। और लेकिन एक चीज में जरूर ब्रह्म समाज मानता है, वो ब्राह्मण सुप्रीम यूनिवर्सल बीइंग। इसलिए सही आंसर है बी। डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होने का पूरा चांस है। गांधी जी बिलीव्ड इन जस्टिफाइज मीन जस्टिफाइज इन ब्ला ब्ला। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार आपको करा रहा हूं। मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको डियोंटोलॉजी वर्सेस टेलियोलॉजी के बारे में बताया। गांधी जी एक डियोंटोलॉजिस्ट विचारक थे, मतलब उनका कहना था कि जो एक्शन है या जो मीन्स हैं, जो रास्ते हैं, वो भी उतना ही इथिकल, मोरल और जस्ट होना चाहिए जितना कि उसके द्वारा अचीव किया जाने वाला इंडिया गोल होता है। तो इसीलिए ये तो है नहीं, ये तो मैकियावेलियन हो गई या कॉटिलियन हो गई। तो मीन्स जस्टिफाइड एंड ये सब भी कुछ नहीं है, नाइदर एंड जस्टिफाइड ये सब नहीं है। एंड एंड मीन बोथ शुड बी जस्टिफाइड। जो आपका गोल है वो भी सही होना चाहिए, और जो रास्ता आप अख्तियार करते हैं उसको पहुंचने के लिए गोल है, ये आपके मीन्स हैं। 1 2 3 ये सब भी पवित्र होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए। गांधी जी डियोंटोलॉजिस्ट थे। सही आंसर है डी। हु रोट मानव धर्म शास्त्र? ये सवाल केवल ये जानना चाहता है कि आप ये जानते हैं कि नहीं कि मानव धर्म शास्त्र जो है वो मनु स्मृति है। बेसिकली यही है। यदि आप ये जानते हैं कि मनु स्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, तो फिर तो आप बता देंगे कि किसने लिखा है, तो मनु ने लिखा है।
और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट वाज द फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट टू हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इंडिया में जो पहला जो संस्कृत टेक्स्ट था, इंडिया में ही है तो होता है संस्कृत, इसलिए फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें देखिए बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ सावरकर जी की हिंदुत्व के बारे में और उनके टेस्ट ऑफ नेशनलिटी के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि कौन है हिंदू, पहला तो ये है, और कौन और हिंदू जो राष्ट्र है वो क्यों एक नेशन है। ये दो अलग अलग बातें उन्होंने अपनी बुक द हिंदुत्व में कहा था। पहले ये समझिए कि उनके अनुसार, सावरकर के अनुसार से हिंदू कौन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था कि हिंदू वो है, आ, यहाँ पे देखिए मैंने बताया है, तीन उन्होंने कंडीशन दिया हिंदू का। वो है जो कि जो लैंड है भारतवर्ष का, जो कि हिमालय से लेके कन्याकुमारी और यहाँ पे जो है इस सी से लेकर के और वहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जो वो लैंड जो है जिसको भारतवर्ष कहते हैं, उस लैंड को अपना वो पितृभूमि मानता है। पितृभूमि मतलब कि जहां उसके पूर्वज रहे हैं, माता पिता पूर्वज रहे हैं, पितृभूमि मानता है। और वो हिंदू पेरेंट से डिसेंड हुआ है, मतलब कभी ना कभी उसके पेरेंट हिंदू रहे हैं। अब इस बेसिस पे यदि आप देखेंगे तो जितने कन्वर्टेड मुस्लिम हैं उनके भी हिंदू पेरेंट रहे हैं, जितने बौद्ध हैं उनके हिंदू पेरेंट हैं, जैन के बिंदु हिंदू पेरेंट हैं, तो वो सब इसके अनुसार हिंदू हो गए। कंसीडर दिस लैंड होली लैंड, और ये जो भारतवर्ष है उसको अपना पुण्य भूमि माने। तो तीन कंडीशन, पहले तो भारतवर्ष को वो पितृभूमि माने कि मेरे ये पूर्वजों का लैंड है। दूसरा कि वो हिंदू पेरेंट से वो डिसेंड हुए हो, मतलब उनके पूर्वज हिंदू रहे हो। और तीसरा इस भूमि को पुण्य भूमि माने। तो इस तरह से देखेंगे तो हिंदू में बौद्ध, जैन, कन्वर्टेड मुस्लिम, कन्वर्टेड अदर भी आ जाते हैं, यदि उसके माता पिता हिंदू हो और यदि इस बात को वो माने कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम ये पुण्य भूमि है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, तो वो हिंदू है। तो एक विशाल हिंदू राष्ट्र की कल्पना। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो हिंदुइज्म, हिंदू होने का जो भावना है वो एक नेशन है। कैसे? क्योंकि इसकी एक फिक्स टेरिटरी है, एक हिंदू नेशन राष्ट्र है, एकदम बिल्कुल एक फिक्स लैंड है, हिंदूज और भारतवर्ष जो मैंने यहाँ बताया, हु इज हिंदू। एंड इसकी अपनी एक रेशियल आइडेंटिटी है। इनका कहना था कि चाहे आप बौद्ध हो, चाहे इवन कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम हो, आपको नहीं, मतलब आप बाहर जाओगे तो आपको देख के लोग बोलेंगे आप हिंदू हो। हिंदू मींस इंडियन सब कंटिनेंट के हो, और ऐसा होता है। आपको बहुत पहचाना मुश्किल है कि आप जो है पाकिस्तान के हो, कि आप बांग्लादेश के हो, कि इवन श्रीलंका के तमिल लोग श्रीलंकन जैसे दिखते हैं, इंडियन सब कंटिनेंट के लोग एक जैसे दिखते हैं। तो रेशियल आइडेंटिटी इनकी है। कल्चरल आइडेंटिटी है, हिंदू कल्चर है, एक विशाल हिंदू कल्चर है, जो वे ऑफ लाइफ, वर्ल्ड व्यू, रिचुअल, कस्टम, सोशल प्रैक्टिस, ये हमारी एक जैसी है। इसलिए चूंकि हमारा एक भूभाग है, एक हमारा रेशियल आइडेंटिटी है और एक कल्चर है, इसलिए हिंदू एक प्राकृतिक नेशन है। उनका कहना था जैसे इंग्लिश नेशन है, फ्रेंच नेशन है, वैसे हिंदू नेशन है। आप यहाँ पे ये भी बात गौर कीजिए कि सावरकर जी और बहुत सारे जो उस समय नेशनलिस्ट थे, वो जिस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म हुआ था उसको वो इंडिया में इमेजिन कर रहे थे। गांधी जैसे लोग जो थे वो दूसरी तरह के नेशनलिज्म को देख रहे थे, वो जो वेस्टर्न नेशनलिज्म था उसके घोर विरोधी थे। और जो टैगोर जैसे फिलोसफर थे वो तो नेशनलिज्म के ही पूरी तरह से विरोधी थे। तो बहुत सारी धाराएं चलती हैं, हमें ये समझना चाहिए ये बात एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, कि नेशनलिज्म अपने आप में एक बहुत कोई बहुत प्राकृतिक या बहुत नेचुरल फिनोमेना नहीं है। ये मॉडर्निटी का पार्ट है। नेशनलिज्म केवल 200-300 साल पुराना है। नेशनलिज्म की जो अवधारणा है या आइडियोलॉजी वो वेस्टर्न है, और बहुत दिक्कत हुई है एशियन अफ्रीकन कंट्री को यूरोपियन नेशनलिज्म अपनाने में। इकबाल्स आइडिया ऑफ कम्युनिटी क्या है? ट्रांसनेशनल है, मतलब कि अपने देश से निकल के बाहर चला जाता है मल्टीपल नेशन में, या लोकल है, या एक्सटर्नल है, या इंटरनेशनल है। ये ट्रांसनेशनल है। ट्रांसनेशनल क्यों है? यहाँ पे देखिए मैंने पूरी बातें कह दी है। उनकी आइडियल कम्युनिटी, ये मैंने अपने वीडियो से ही लिया है। आइडियल कम्युनिटी उनको मिलत वो कहते थे। मिलत मतलब जो जो मुस्लिम की एक कम्युनिटी, कौम कह लीजिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी में ये तीनों रियल्म को मिला दिया। उनका कहना था कि जो रिलीजन का जो रियल्म है, जो पॉलिटिक्स का जो रियल्म है,
और जो कम्युनिटी है वो सब एक हो जाता है, मिल्लत में एक हो जाता है और वो नेशन बन जाता है। तो उन्होंने एक ऐसे नेशन की परिकल्पना की जो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के धागे से सभी लोग उसमें बंधे हुए हैं। और चूंकि वो रिलीजन के धागे से बंधे हैं तो उसमें पैन इंडियन नेशन वो देखते थे, जैसे अरब है या अफगानिस्तान है, जो लोग मुस्लिम है सब उस नेशन के पार्ट हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रांसनेशनल हो जाता है। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। नेहरू इज कंसिडर्ड ए सेकुलर थिंकर। क्यों इनको सेकुलर थिंकर कहा जाता है? क्या ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी? तो बकवास है। बिकॉज ही वॉज एक, ये सब मतलब ऑप्शन ही बहुत इसमें छिछले हैं। बिकॉज ही वॉज ए पॉलिटिशियन, मतलब इसके ऑप्शन ऐसे हैं कि आप इसको छोड़ के कोई ऑप्शन सोच भी नहीं सकते, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। एक यहाँ पे आपको और मैं टिप्स देता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन बना रहा है, नेहरू इज कंसिडर्ड ए सेकुलर थिंकर। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखे, तो वो कुछ कुछ बकवास लिख रहा है। अब ये देखिए ये सब बकवास है, लेकिन जब उसको सही लिखना हुआ तो उसने एक लाइन लिखा जो इन सब से बहुत लंबा हो गया। अब मैं यहाँ टिप्स क्या दे रहा हूं आपको, कि जब भी ये हो कि उसमें से एक ही सही है और वो स्टेटमेंट हो, तो आप सबसे लंबा जो स्टेटमेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली वही सही होगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप देखिए सबसे अधिक लंबा और मार दीजिए, लेकिन अधिकतर, क्योंकि जब वो फॉल्स बनाता है तो छोटा बना पाता है, और जब अच्छा सही स्टेटमेंट सेटर लिखता है तो वो थोड़ा लंबा होता है। ये एक आपको टिप्स बता रहा हूं। तो इसका सही आंसर है डी। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और 2। यहाँ पे थिंकर है, यहाँ आइडिया है। यहाँ पे चूंकि जयप्रकाश नारायण थे इसलिए मैंने इसको ले लिया है, बाकी तीन मॉडर्न ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। लॉक को तो आप समझ सकते हैं, इसमें से कॉन्सेंट थ्योरी से आप जोड़ सकते हैं। कॉन्सेंट थ्योरी उनका क्या था कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हमें इसलिए देना चाहिए जो गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने कॉन्सेंट दिया है, कॉन्सेंट दिया है, अपनी रजामंदी दी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की परिकल्पना करते हैं लवाइथन की, जो कि सी मॉन्स्ट्रन के जैसा है। जयप्रकाश नारायण आपको पता है पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यहाँ पे पार्टीलेस डेमोक्रेसी थोड़ी कम डिस्कस करते हैं, आगे एक बार और क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक जो है लिबर्टेरियन है, मतलब कि नियो लिबरलिज्म, जिस दुनिया में भी हम रह रहे हैं कम से कम टैक्स हो, स्टेट का रोल कम से कम हो, मार्केट ज्यादा हो, प्रॉपर्टी की राइट बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो नियो लिबरलिज्म क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म को फिर से जो है और उभारना। बीच में एक मॉडर्न लिबरलिज्म आया जिसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म कह सकते हैं, जिसमें कि वेलफेयर स्टेट और थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन सब की बात हुई, सोशल डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगे। फिर से जो है क्लासिकल लिबरलिज्म जब आ गया तो उसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं, जहां मार्केट जो है वो स्टेट से ज्यादा प्रमुखता से आगे आया। द मनु स्मृति वॉच क्या था? एक फेमिनिस्ट कोड तो कभी था नहीं, वो तो वुमेन के अगेंस्ट में काफी बातें करता है, इसके चलते वो कंट्रोवर्शियल है। एक कोड विच रिफ्लेक्टेड द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट। ये सही है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक समाज का कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, कैसे आपको धर्म निभाना चाहिए, लेकिन सभी कुछ जो है उस जो है वर्ण आश्रम धर्म के साय में होता है, फोर कास्ट और उसके क्या क्या रूल हैं। तो यही है, बाकी भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा। अब यहाँ पे देखिए एक और टिप्स है कि इसमें तीनों ही आंसर सही। एक पेनल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, मतलब पेनल्टी क्या क्या लगेगी, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट तो बिल्कुल है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर जो है वो बी है। What kind of vision is exhibited by कौटिल्य according to वी आर मेहता? वी आर मेहता ने कौटिल्य पे काफी रिसर्च किया है, उसके अनुसार से कौटिल्य किस तरह के पॉलिटिकल विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये आइडियलिस्ट हैं? कभी आइडियलिस्ट नहीं हो सकते हैं, वो तो महान रियलिस्ट थे। क्या वो प्रैग्मेटिक थे? यस प्रैग्मेटिक थे। प्रैग्मेटिज्म जो है रियलिज्म ही है। रियलिज्म उसका पॉलिटिकल वर्सन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? विश्व बंधुत्व, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। सिंक्रेटिक मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब हर कल्चर और हर धर्म को, ऐसे तो कबीर जैसे तो थे नहीं, इसलिए सही है प्रैग्मेटिक, बी या टू। ये वी आर मेहता ने ये बुक लिखा था, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम मनु टू प्रेजेंट डे। उसी में उन्होंने कौटिल्य को इस तरह से एसेस किया था। ये हो सकता है ये बुक आपको पूछा जाए। सप्तंग थ्योरी मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है? 7 लिम्स, यहाँ पे फिर से एक बार रट लीजिए। 7 लिम्ब स्टेट के होते हैं। स्वामी मतलब किंग, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब जो राज्य हुआ, दुर्ग उसके जो 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 फोर्ट बॉर्डर कह लीजिए, बॉर्डर, एंड कोश जो उसका ट्रेजरी है, दंड मतलब दंड तो आर्मी को कह सकते हैं या पूरा पूरा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का, एंड मित्र एंड शत्रु भी कह लीजिए, इसमें जो आपके फ्रेंड है, एलाइज।
तो सप्तंग थ्योरी किसने दिया? अभी ये तो बहुत ही ये सब आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन मैंने रहने दिया है इसलिए क्योंकि आपको देख के अच्छा लगे, भरोसा हो कि आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। मैंने आगे आपको कुछ कठिन क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैंने यूजीसी नेट से लिया है, लेकिन यदि आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कौटिल्य ने दिया है। शांति पर्व इन महाभारता इज प्राइमरली ए कन्वर्सेशन बिटवीन। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि शांति पर्व जो है महाभारत में 18 पर्व हैं। पर्व मतलब बुक हैं, शांति पर्व उसमें सबसे लार्जेस्ट है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि सबसे लार्जेस्ट जो पर्व है वो कौन सा है, तो शांति पर्व है, क्योंकि शांति पर्व आपको पढ़ना है इसलिए ये आपको पूछा जा सकता है। ये खुद जो है 3 सब बुक में डिवाइडेड है, राजधर्म, आपदा धर्म। आपदा मतलब जैसे अभी कोरोना काल में आपदा धर्म है, जिसको आप कहते हैं कि आपद जब आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो उस समय में क्या धर्म है। एंड मोक्ष धर्म, मोक्ष के लिए क्या धर्म होना चाहिए। तो शांति पर्व जो है ना, वो युधिष्ठिर और भीष्म के बीच में स्टेट क्राफ्ट पे डायलॉग, इसमें और लोग भी जुड़ते हैं, विदुर एंड श्री कृष्ण एंड अदर भी। और ये मतलब भीष्म जो है वो मृत्यु सैया पे हैं, वो तीरों के, जैसा कहा जाता है कि तीर से जो है वो एक संज्ञा बनाई गई थी, और उस पे अर्जुन ने उसको बनाया था, उस पे वो लेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उसमें वो जो है राजकाज के बारे में बताते हैं, और वही जो है राजधर्म में काफी चीजें हैं। विच इज नॉट इम्प्लाइड डिनोटेड बाय। इम्प्लाइड ये वर्ड को भी जान लीजिए, इसका मतलब होता है कि किस तरफ इंगित करता है, मतलब उंगली दिखाता है या डिनोट करता है। तो राजधर्म जो है सुनने में तो आपको लगेगा राजा का धर्म है, लेकिन मैंने आपको बहुत विस्तृत रूप में बताया कि राजधर्म एक तरह का पूरा पूरा स्टेट क्राफ्ट है। तो ये ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द किंग भी है। इंटरनेशनल रिलेशन तो ये नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन इसमें नहीं है। गुड गवर्नेंस के बारे में बातें हैं, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट भी है। तो इसमें सही आंसर है, जो कि गलत है, मतलब बी, ये इंटरनेशनल के बारे में नहीं है। अब आइए पंडिता रमाबाई पे दो क्वेश्चन बैक टू बैक देखते हैं। पंडिता रमाबाईज पॉलिटिकल आइडियाज फ्यूज्ड सेवरल लिंकेज, मतलब कि बहुत सारे चीजों को इनके पॉलिटिकल आइडियाज में आप देख सकते हैं मिश्रित। तो कास्ट तो था ही, लेकिन फेमिनिज्म भी था और हिंदुइज्म भी था, क्योंकि हिंदुइज्म पे भी उन्होंने बहुत कटाक्ष किया, बाद में हिंदुइज्म उन्होंने छोड़ भी दिया, इसलिए सही आंसर ये है। कास्ट फेमिनिज्म तो है ही, फेमिनिज्म कास्ट, लेकिन सबसे अच्छा ये है। रमाबाई कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म। ये तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट हो गई थी। उन्होंने नाम रखा था मैरी, जहां मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कभी क्रिश्चियन वाले ड्रेस नहीं पहने, वो हमेशा इंडियन ड्रेस पहनती रही, और इंडियन ही तरीके से अपने बच्ची जो मनोरमा थी उसका पालन पोषण किया। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपनाया जरूर, लेकिन वो क्रिश्चियन में भी जो पैट्रियार्की थी उसके अगेंस्ट में, और चर्च की जो एक तरह से जो व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट में उठ खड़ी हुई, और वहां भी वो एक रिबेलियन के तौर पे जानी जाती थी। अब यहाँ पे देखिए लोहिया जी के बारे में आता है। उन्होंने बहुत सारे नारे दिए थे, उनका जो प्रोग्राम था जिसमें कि अंग्रेजी हटाओ था, जाति तोड़ो था, मतलब ब्रेक द कास्ट सिस्टम, लिक्विडेट द कास्ट, दाम बांधो, खर्चा बांधो, ये सब था। उसमें से चौथा क्या था? चार यदि मेन उनके प्रोग्राम थे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि चौथा उनका था सेव हिमालय। और आपको सेव हिमालय सुन के लगता होगा कि ये तो शायद कुछ पर्यावरण की रक्षा है। ऐसा पर्यावरण नहीं था, ये बहुत रियल पॉलिटिक्स था। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, इसमें पर्यावरण था, सोशल पॉलिटिकल इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन था, लेकिन इसमें उनकी भावना ये थी कि ये जियो पॉलिटिक्स था, कि जो हमारा बॉर्डर रीजन पे जो तिब्बत है, नेपाल है, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इंडो चाइना रिलेशन, इन सब को हम यदि कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हम हिमालय का एक इंटीग्रेटेड रूप में देखें, और उसके पर्यावरण की भी रक्षा करें, और जो हमारा उससे जुड़ा हुआ जो भूभाग है उसको भी अपने कंट्रोल में रखें। और वो बहुत सही थे, क्योंकि 1962 में हम लोगों ने देखा कि कैसे हिमालय पे जो है एक तरह से हिमालय पर अटैक होता है चाइना का, और कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अभी भी जो है पूरी तरह से इंसर्जेंसी से मुक्त नहीं है। तो हिमालय, आपको पता है कि शुरू से हिमालय के दर्राओं से ही जो है शाक, हून और जितने भी जो है मंगोल, सब इसमें आते रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक होता रहा है, उसी से हम पराधीन हुए हैं। हिमालय हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी रक्षा करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए लोहिया जी कहते थे कि हिमालय ने हमें हमारी बहुत रक्षा कर दी, अब हमें हिमालय की रक्षा करनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये चार मिलाने के लिए है, मैंने बाकी क्वेश्चन के पार्ट काट दिए हैं।
और यहाँ से जो है शुरू होती है बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने यूजीसी नेट से लिए हैं। जो जो मेरे स्टूडेंट यूजीसी नेट के लिए देख रहे हैं उनके लिए तो ये आपको उस लेवल का है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के हैं और एक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन जो मेरे एमए एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट हैं उनको इतना डीप जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि यूजीसी नेट से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं तो आपके लिए भी ये देखना इंपॉर्टेंट है, आपको फायदा हो सकता है। अब यहाँ देखिए 20th सेंचुरी जैकोबियनिज्म। आप तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि जैकोबियनिज्म क्या है, जैकोबियन होना क्या मतलब क्या, बताते हैं अभी। वॉलंटरी पोवर्टी, आई वॉज बोर्न ए हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन। ये आपको देख के आपको लगेगा कि अरे हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा। उन्होंने बुद्ध में कन्वर्ट भी कर लिया। उन्होंने कहा था बहुत साल पहले ये बात कि मैंने पैदा लिया है हिंदू के रूप में लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू। इसका मतलब, कहने का मतलब ये था कि उनको भी पंडिता रमाबाई की तरह हिंदुइज्म में बहुत सारी बुराइयां दिखती थी और उसको उनको लगता था कि कास्ट सिस्टम को तोड़ना संभव ही नहीं है, तो एक ही उपाय है कि हिंदुइज्म को ही छोड़ दो। इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए जैकोबियनिज्म जो है वो फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो जैकोबियन क्लब बना था। उनका विचार ये रहता है कि एक सेंट्रलाइज जो है एक स्टेट बने जो बहुत मजबूत हो और हर फील्ड में वो एकदम पूरा ऐसा चेंज कर दे कि मतलब पूरी समाज पूरी बदल जाए। उसमें रास्पबेरी जो है वो बनते हैं वहाँ के एक तरह से रूलर, और वो रेन ऑफ टेरर होता है। वो बहुत सारे उसमें खराबियां भी होती है। लेकिन 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म से एम एन रॉय को जोड़ा जाता है। एम एन रॉय मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, यदि आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं तो आपने एम एन रॉय आपके सिलेबस में आप पढ़े होंगे। अरबिंदो भी मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी सिलेबस में है। तो इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अरबिंदो, श्री अरबिंदो कहते हैं, उन्होंने घोष हटा दिया था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे बंगाल के, एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, एक मिस्टिक फिलोसफर। उन्होंने इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया, इंटीग्रल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे अरविंदो पे आप, और यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको अरविंदो के बारे में उतनी सारी बातें कुछ पता लग जाएगी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका काम चल जाएगा। एंड वॉलंटरी पॉवर्टी जो है वो गांधी जी ने दिया था। गांधी जी का कहना था कि अपने वांट को लिमिट करो, केवल नीड को फुलफिल करो। इसलिए उन्होंने आधी धोती में काम चलाना जरूरी समझा, कि जिससे कि हम खुद गरीब जैसे दिखे। उनका कहना था कि गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि आपके पास साधन हो फिर भी आप खुद को अपने में गरीबी में रखें। जैसे मान लीजिए कि एयर कंडीशन आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी ताकत जुटा लें कि आपके वह फैन में जो है गर्मी में आप जिंदा रह पाए अच्छे से। तो ये है वॉलंटरी गरीब, वॉलंटरी पॉवर्टी। और वो उनका कहना था कि ये आंतरिक शक्ति, आत्मा की शक्ति को दिखाता है और वो आपको मुक्त बनाता है, फ्री बनाता है। तो इसलिए इस तरह से आप देख सकते हैं। रीजन एजर्सन क्वेश्चन में मैंने सब बाकी काट दिया, आपको पता है कि एबीसीडी क्या होता है। ए मतलब होता है कि एजर्सन रीजन दोनों सही हैं और रीजन एक एजर्सन को एक्सप्लेन करता है। बी मतलब होता है कि रीजन एजर्सन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता रीजन एजर्सन को, और उसके बाद एक सही दूसरा गलत पे सी और डी बनते हैं। रीजन यहाँ पे एजर्सन है, एजर्सन मतलब एजर्ट करते हैं, स्टेटमेंट है। अंबेडकर वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोर फॉर डिप्रेस क्लासेस, ये तो एकदम बिल्कुल सही है। डिप्रेस क्लासेस मतलब दलित, उसके लिए वो सेपरेट इलेक्टोर चाहते थे, उनको मिल भी गया था। मैकडोनाल्ड अवार्ड, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, जो बाद में 1935 एक्ट कहलाया, उसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। उसके पहले सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 में दे दिया गया था और मुस्लिमों को 1909 में। तो सबको मिल जाना था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई इससे तो पूरा हिंदू समाज ही टूट जाएगा, तो वो एक फास्ट ऑन टू डेट पे बैठ गए और पूना पैक्ट हुआ। तो इसमें रीजन कहता है ही वॉज इन एग्रीमेंट विद गांधी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दोनों में काफी झगड़ा हुआ इस बात पे, लेकिन पूना पैक्ट में बड़ी रिलक्टेंटली अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया कि चलो रिजर्व सीट से हम काम चला लेंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी गांधी जी को माफ किया नहीं। उनका हमेशा मानना रहा कि गांधी जी ने जिद करके हमसे सेपरेट इलेक्टोरेट मनवा लिया, हटा लिया। If India copies England, it is my firm conviction that she will be ruined. Parliaments are merely emblem of slavery. ऐसा कठोर वचन पार्लियामेंट के बारे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इंग्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। उनका कहना था कि बेसिकली वो ना एकदम घोर विरोधी थे वेस्टर्न नेशनलिज्म के, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के, वेस्टर्न और इंग्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। उनका मानना था कि वो सब वायलेंट पे आधारित है, कन्फ्लिक्ट पे आधारित है और वैल्यूलेस है, आत्मा रहित है और इमोरल है।
उनका अलग व्यू था जो उन्होंने अपने हिंद स्वराज में दिया, वो अलग टाइप के सिविलाइजेशन की कल्पना करते थे। Whom did Lord Minto describe as the most dangerous man? Of course, मतलब politically। अब ये तो सुनने में अच्छा लगता नहीं, अगेन ये एक यूरोसेंट्रिक है, इथनोसेंट्रिक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो ठीक है मैंने यहाँ दे दिया है। ये अरविंदो और घोष तो ये लिखते नहीं है, श्री अरविंदो। तो श्री अरविंदो के बारे में उन्होंने कहा, क्यों कहा होगा, हो सकता है क्यों, क्योंकि एक फिलोसफर भी थे और एक रिवोल्यूशनरी भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो जो इतना बड़ा फिलोसफर होगा वो कितने माइंड को चेंज कर सकता है, इसलिए शायद लॉर्ड मिंटो ने कहा होगा डेंजरस मैन। इन विच प्लेस ऑफ साउथ अफ्रीका डिड गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज मास प्रोटेस्ट? ये सब टिट बिट है जिसको आप कहते हैं ट्रिविया। मैंने कहा ना ट्रिविया ये लोग पूछते हैं। अब ये सब बच्चों जैसे क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पूछा गया है। इसमें सही आंसर जोहान्सबर्ग है नहीं, ये है ट्रांसवाल। जो ट्रांसवाल जो है वहां पे एक प्रोविंस है, ट्रांसवाल प्रोविंस में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, फर्स्ट आयोजन किया था। अब उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जो है जोहान्सबर्ग है, इसलिए हो सकता है जोहान्सबर्ग ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय? सर्वोदय, अंत्योदय, ये सब आपको जानना चाहिए, मैंने बताया है अपने वीडियो में। सर्वोदय मतलब क्या है? सबका उदय, मतलब सबका विकास। तो सीधा है वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये बहुत स्ट्रेट फॉर। बाकी तीनों आप पढ़ लीजिएगा, वो ठीक नहीं है। Who among the following said, most religious men I have met are politicians in disguise? I, I however, who wear the guise of a politician in disguise, I am at a heart a political man। मतलब बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये तो बाद में आते हैं। ये कह ये रहे हैं कि मैं जितने भी रिलीजियस मैन से मिला हूं, वो लोग जो है वो पॉलिटिशियन है बेसिकली, छुपे हुए, मतलब एक भेष बदल के पॉलिटिशियन है। लेकिन मैं जो है बेसिकली जो है एक रिलीजियस मैन हूं जो कि भेष बदल के पॉलिटिशियन बन गया है, उल्टा। मतलब मैं एक रिलीजियस मैन हूं बेसिकली, लेकिन मैं पॉलिटिक्स करता हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। तो ये गांधी जी ने कहा था। यहाँ पे बहुत सारे इसमें एमसीक्यू बनते हैं कि वो कौन पॉलिटिशियन था जिन्होंने कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिलाया। क्यों रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिलाया? क्योंकि गांधी जी का कहना था कि रिलीजन जो है उसमें मोरलिटी, इथिक्स और वैल्यूज जो हैं वो इसेंस है लाइफ का, किसी समाज का। और पॉलिटिक्स क्या है? वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। यदि उसमें मोरलिटी, इथिक्स, वैल्यू नहीं है तो वो मतलब शैतान का की बात है। तो फिर रिलीजन का वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, रिचुअल की बात नहीं करते। तो स्पिरिचुअलिटी ऑफ रिलीजन शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू पॉलिटिक्स टू मेक इट मोर मोरल, इथिकल एंड वैल्यू लोडेड। तो ये गांधी जी का कहना था। Who among the following declared, for me moral ethics and religion are convertible item? सब convertible है, moral ethics एक है, religion moral ethics एक है। A moral life without reference to religion is like a house built on sand। मतलब religion के इतर morality नहीं हो सकती है, जो कांत ने कहा कि नहीं, मोरालिटी के लिए कोई रिलीजन की सहारे की जरूरत नहीं है। उन्होंने सीआई दे दिया, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, और उसी से मॉडर्निटी की शुरुआत हुई कि सेकुलर बेसिस ऑफ मोरालिटी। मतलब आप ए रिलीजियस हो सकते हो, आप एथीस्ट हो सकते हो, लेकिन फिर भी मोरल हो सकते हो। गांधी जी कहते हैं नहीं, मोरलिटी विदाउट रिलीजन वैसा ही है जैसा कि कोई बालू के ऊपर घर बनाया गया हो। तो ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। अब आइए रीजन एडजस्टन अगेन गांधी जी पे। गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलरली डिटेस्टेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये बिल्कुल सही है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट थे। इवन जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है लाइक हवाई जहाज, फास्टर ट्रेन, मेडिकल प्रोफेशन, जो एलोपैथी, उन सब के वो अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि वो सब हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, और वो आदमी को आदमी से काटता है, वो वांट बढ़ाता है, आदमी को मैकेनिस्टिक बनाता है, हमें मटेरियल गुलाम बनाता है, हमें परतंत्र बनाता है, हमें मशीन के जैसा बना देता है। तो वो सब अगेंस्ट थे, इसलिए ये जो है ट्रू है। He believed that industrial revolution was destroying deeper value। ये भी सही है, ये जो मैंने आपको बताया वो डीपर वैल्यू को जो है वो काट रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ए। Who among the following had started two weeklies, the कर्म योगी and धर्मा? तो ये अब आपको बिल्कुल अनोखा लगेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं एमए के स्टूडेंट जो एमए में एंट्रेंस दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, मैं यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा हूं। तो ये अगेन जो है ये अरबिंदो ने शुरू किया था।
तो आप इसको याद कर लीजिए। उससे आगे आपको जानने के लिए, यदि आप यूजीसी नेट के हैं तो आपने अरविंदो पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट बीए ऑनर्स अभी पास कर रहे हैं उनके लिए बस ये याद कर लेने की चीज है। यदि आपको गलती से पूछ दिया उन्होंने जो आपके सिलेबस में है नहीं अरविंदो, तो आप ये याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू गांधी, पॉलिटिक्स डाइवोर्स फ्रॉम रिलीजन इज ए डेथ ट्रैप। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया ये ट्रू है गांधी जी का कथन। द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट रिलीजन इट मे टेक कम्युनल कलर। ये तो बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है। मतलब गांधी जैसा क्यों बोलेंगे कि, और रिलीजन के मतलब कि नहीं आने से कम्युनल हो जाएगा, इसको और भी उठपटांग स्टेटमेंट है, इसलिए ये फॉल्स है। तो इसका सही क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे फिर मैच करते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी, ये थोड़ा डीपर क्वेश्चन है इसलिए यूजीसी नेट में पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात कहूंगा कि यूजीसी नेट और एमए एंट्रेंस टेस्ट में एक थोड़ा सा फर्क है। एमए एंट्रेंस टेस्ट में आपको जहां तक पूछा जाता है, जैसे कि गांधी जी ने क्या लिखा, गांधी जी के क्या व्यू थे, उससे थोड़ा आगे, बहुत ज्यादा नहीं, डेल्टा आगे जो है वो यूजीसी नेट में पूछा जाता है, क्योंकि वहां कंपटीशन ज्यादा टफ है, वहां पे आपको जॉब मिलती है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि गांधी जी किन किन विचारों से प्रभावित हुए वो पूछा जा रहा है, जो कि मैंने भी आपको अपने वीडियो में बताने की कोशिश की है। उसका एक पार्ट है, इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जैनिज्म से गांधी जी ने क्या लिया, तो जैनिज्म से उन्होंने इम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस लिया, अहिंसा उन्होंने जैनिज्म से लिया। वैष्णविज्म से क्या लिया? वैष्णविज्म से जो उन्होंने है कैथोलिसिटी लिया। कैथोलिसिटी मतलब इस पे आप बहुत अध्ययन कर सकते हैं, मतलब एक तरह का विष्णु जो एक सुप्रीम गॉड होता है उस टाइप का जो है वो, कैथोलिक में भी काफी सारी बातें वो हैं जो कि वैष्णविज्म से मिलती हैं। उसी तरह का जील है, उसी तरह का एक एक विचार है, तो वो उन्होंने उससे लिया। रस्किन जो है, जॉन रस्किन, जिन्होंने ऑन टू द लास्ट लिखा था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ कट कुट गया है, ये टॉलस्टॉय है। तो रस्किन एंड टॉलस्टॉय से इन्होंने जो है कंटेम्प्ट फॉर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड आइडियाज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस लिया। ये इन्होंने जो है रस्किन और टॉलस्टॉय से लिया। आपको पता है टॉलस्टॉय एक तरह के पैसिफिस्ट एनार्किस्ट थे। और प्लाटो से इन्होंने जो है आइडियलिज्म एंड कंसर्न फॉर मोरल वैल्यू लिया। तो प्लाटो के आइडियलिज्म से भी ये जो है इन्फ्लुएंस थे। तो गांधी जी पे किनका किनका गांधी जी पे जो है और भी इन्फ्लुएंस था, जो जो उनका सिविल डिसोबीडियंस था वो थ्योरो से उन्होंने लिया था, फर्स्ट नेम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने जो है जॉन रस्किन से तो आपको बताया है कि ऑन टू द लास्ट, अंत्योदय और सर्वोदय, इन सब का वहां से लिया उन्होंने। और वो मेजिनी जो इटली के रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे उनसे भी बहुत प्रभावित थे। तो कई जगह से जो है वो प्रभावित वो हुए हैं गांधी जी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वाई डिड गांधी गो टू साउथ अफ्रीका? ये एक अगेन ट्रिविया है, टिट बिट है। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए? तो क्या किसी के बुलाने पे गए इंडियन के, क्या वहां पढ़ने गए थे, या वहां पे फैमिली को विजिट करने गए थे? नहीं, वहां पे वो गए थे एक गुजराती बिजनेसमैन का केस लड़ने के लिए, क्योंकि उनको उस समय नौकरी नहीं थी, वो बैरिस्टर बन के आए थे, जॉब खोज रहे थे, अच्छा पैसा मिल रहा था इसलिए गए, लेकिन सब कुछ बदल गया। इनफैक्ट रास्ते में ही जो उनके साथ ट्रेन में हुआ उसी ने उनकी लाइफ को बदल दिया। तो सही है सी। अब यहाँ पे फिर से मैच करने का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो है ये आपको शायद पता नहीं होगा। ये जो है राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। तो उन्होंने गांधी जी पे काफी अध्ययन भी किया था, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। बी आर अम्बेडकर प्रभावित गांधी जी से नहीं थे, वो इनफैक्ट काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने गांधी और गांधीज्म पे जो है बुक लिखा। और सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ये अरविंदो, श्री अरविंदो ने लिखा। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ये बहुत फेमस बुक है, यदि आप याद कर ले तो शायद आपको एक क्वेश्चन इवन एमए एंट्रेंस टेस्ट में भी आ सकता है। और गीतांजलि तो आपको पता है, इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज मिला था, ये कविताओं का संग्रह वाली बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, रीजन एजर्सन, अकॉर्डिंग टू गांधी स्टेट विल नॉट बी नीडेड इन ए नॉन वायलेंट सोसाइटी। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक तरह से एनार्किस्ट थे, इनका जो इनलाइटेंड एनार्किज्म में बिलीव करते थे, ये स्टेटलेस कम्युनिटी की परिकल्पना करते हैं। उनका मानना है कि यदि नॉन वायलेंट सोसाइटी हो और सेल्फ कंटेन्ड सोसाइटी हो, जो अपना प्रोडक्शन खुद करे, अपने हाथों से
अपना कपड़ा बुने, अपना काम खुद कर, अपना प्रोड्यूस, तो ऐसे कोई स्टेट की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सेल्फ गवर्न कर सकते हैं। आइडियल सोसाइटी ऑफ गांधी जी स्टेटलेस, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन ये नहीं करता, इसलिए सही आंसर है बी। अब इस पे आप डिबेट कर सकते हैं ए और बी में। मैंने आपको बताया है कि थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि क्वेश्चन सेटर कैसा सोच रहा है। थोड़ा भी यदि आपको लगे कि रीजन थोड़ा भी एक्सप्लेन कर रहा है तो आप हिचकिएगा मत ए देने से। 39 नंबर क्वेश्चन आइए, हु सेड द फॉलोइंग, New light has been poured on us, teaching us the new lesson that kings are made for the people and not the people for the king. आपको सुन के लगेगा कि शायद ये गांधी जी बोले हों, शायद राम मोहन रॉय तो ऐसा बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तो अंग्रेजों के साथ थे, तिलक भी बोल सकते हैं, लेकिन सही मायने में दादा भाई नौरोजी ने कहा था, जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, फाउंडिंग फादर हैं कांग्रेस के, और वो एक तरह से गुरु भी हैं गांधी जी के, गोखले जी के अलावा। इनकी जो बुक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको याद कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है। इसी में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि किस तरह से ब्रिटिश राज में इंडिया का वेल्थ जो है ब्रिटेन को जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल होना चाहिए ट्रीट अदर्स एज सेल्फ, दूसरे को वैसे ही ट्रीट को जैसे अपने को आप करते हो, और हेल्प द अदर पर्सन इन नीड, और दूसरे की मदद करो जब भी कोई मतलब कि नीड में हो। इसी पर यदि सोसाइटी और पॉलिटिक्स बेस्ड होगा तो वो एक तरह से फ्लरिश करेगा, जस्ट होगा। ये किसने कहा था? अगेन ये श्री अरविंदो ने कहा था। अरविंदो भाई 5वां क्वेश्चन है। धीरे धीरे यदि आप इस केवल इन क्वेश्चन को देखें यूजीसी नेट के, तो आप अरविंदो के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। अगेन अरविंदो आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ सावित्री। ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये बुक उन्होंने लिखा था सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। श्री अरविंदो ने ये बुक लिखा है, उसमें ही उन्होंने कुछ बातें कही है जो एक क्वेश्चन में भी आता है, जो मैं आपको डिस्कस आगे करूंगा। वंस गॉड लेट इन, मतलब एक बार आपने गॉड को अंदर आने दिया, देयर इज एन एंड टू सोवेरेनिटी ऑफ मैन। आदमी की जो सोवेरेनिटी है, ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है, वो खत्म हो गई। मतलब क्या, ये कहा किसने, वो तो बाद में आता है। इसे कहने का मतलब है एक बार यदि आपने रिलीजियन को ले आए, फिर आदमी तो कठपुतली बन गया, जो भाग्य में होगा, जो गॉड कहेगा, तो आदमी की सोवेरेनिटी खत्म हो गई। तो ये कौन कह सकता है? विवेकानंद कह नहीं सकते हैं, वो तो रिलीजियस मैन थे। नेहरू जी इस टाइप की चीजें नहीं कहते थे, इतना रेडिकल चीजें। अंबेडकर जी कह सकते हैं, या एम एन रॉय। ये बेसिकली एम एन रॉय ने कहा। एम एन रॉय को मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इनके बारे में आप काफी चीजें नहीं जानते होंगे, जो यूजीसी नेट के मेरे स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में आप जानते हैं। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के एक तरह से फाउंडर हैं, इन्होंने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इन्होंने कॉमिंटर्न या जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट जो मीटिंग होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। इन्होंने काफी काफी बुक्स लिखे हैं। एक तो आपने अभी देखा जो हो सकता है आगे मैं बताऊंगा इनके बुक्स को। और इन्होंने एक तरह के जो ह्यूमनिज्म है, एक न्यू काइंड ऑफ ह्यूमनिज्म आप कह लीजिए, वो रेडिकल ह्यूमनिज्म, उसकी भी ये परिकल्पना करते हैं। तो बहुत सारी चीजें एम एन रॉय के बारे में जानने लायक है, और एक कथन भी उन्हीं का है। Who of the 44 number question, who of the following said that God has appeared to him in prison, placed the Gita in his hand, गीता उनके हाथ में रख दिया, जेल में गॉड के दर्शन हुए, और मेड हिम रियलाइज द सिंपल ट्रूथ ऑफ द सनातन धर्म, सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म। कौन, किसको गॉड के साक्षात दर्शन हुए और गीता उनके हाथ में रख दिया जेल के अंदर? तो ये जो है अरविंदो घोष। देखिए छठा क्वेश्चन है, यहाँ घोष लिखा गया है, श्री अरविंदो। तो ये छठा सातवां क्वेश्चन कितना ज्यादा यूजीसी नेट में अरविंदो से पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। Who of the following is of the view that it is not Gandhi who made सत्याग्रह but the सत्याग्रह which made Gandhi the Mahatma? मतलब कहने का मतलब है कि उनका जो सत्याग्रह का जो मेथड था उसने गांधी जी को महान बनाया। तो ये जो है उन पे बुक लिखने वाले आर आर दिवाकर हैं। ये गवर्नर भी रहे थे आजाद भारत में, बिहार के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी थे, काफी रिसर्च भी इन्होंने किया था। तो गांधी जी पे उनके ये कथन है। ऑफ कोर्स ये सब बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन एक बार यदि आपने देख लिया और कहीं आ गया, और जो कि होता है, कॉपी पेस्ट होती है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं कि ये फिर से पूछा जा सकता है। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद एज ए नेशनल। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करना इसलिए चाहता हूँ कि ये इसके लिए नहीं कि इसका आंसर क्या सही है, तो कुछ भी हो सकता है, ये अर्बिट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार होते हैं। लेकिन देखिए क्या है,
अच्छा क्वेश्चन क्या है और कहां तक जानना है, ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा है कि विवेकानंद जी का जो बर्थडे है, उसको नेशनल यूथ डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि कौन से ऐसे विचारक हैं जिनके बर्थडे को इंडिया में नेशनल यूथ डे में मनाया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बकवास क्वेश्चन है कि किस साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि ये नेशनल यूथ डे मनाएंगे उस मतलब कि उनके बर्थडे में, स्वामी विवेकानंद के। तो ये बकवास क्वेश्चन है। अब देखिए, ये अब यूजीसी नेट में ऐसा क्यों पूछ रहा है ये बकवास? कंपटीशन है, स्टूडेंट को छांटना है, वहां सेलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि वहां पे 4% स्टूडेंट टू 4 to 6% स्टूडेंट केवल क्वालिफाई करते हैं, तो 94 to 96% स्टूडेंट को तो आपको हटाना है ना। तो हटाने के लिए आप कुछ भी पूछे जा रहे हो। तो इसलिए इसका सही जवाब है ए। हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है। तो ये अब यदि इसमें पूछ दिया जाए कि ये सावरकर जी ने किस साल में ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये एक बकवास क्वेश्चन में बदल जाएगा। ये सावरकर जी ने कहा था, इन्होंने इनफैक्ट बुक लिखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके पहले उसको सिपाही विद्रोह, सिपाही गदर या 1857 का विद्रोह ऐसा कहा था, तो उसको कहा नो। उन्होंने कहा वो फर्स्ट वॉर ऑफ हमारा इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम पहला वही है। 48 नंबर क्वेश्चन, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास वॉज रिटन बाय? अब ये तो एक बुक है, आप गेस कर सकते हैं, पंडिता रमाबाई तो हो नहीं सकती है। अब ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक होंगे। ये एक्चुअली तिलक जी ने लिखा है, और इसमें जो है आर्यन थ्योरी उन्होंने दिया। इन्होंने ये कहा कि आर्यंस जो हैं, तो आपको पता ही है कि एक थ्योरी ये है कि आर्यन जो है दूर से आए थे। इन्होंने कहा कि आर्कटिक रीजन जो है वहां से वो ओरिजिनेट होकर के इंडिया में आए। तो वो उस पर बहुत सारे थ्योरी हैं। अगेन एक बार फिर से जो है वो अरविंदो जी फिर से हाजिर हो जाते हैं। सातवां आठवां क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंटीग्रल योगा इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज गिवन बाय श्री अरविंदो। यहाँ पे एक चीज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि श्री अरविंदो जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब मैं बोल रहा हूँ तो वो मेरे स्टूडेंट जो कि मेरे साथ 3 सालों से हैं, लेकिन यदि मेरे वो स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सिलेबस में है, उनके लिए ये मैसेज कि श्री अरविंदो बहुत ही फेवरेट हैं यूजीसी नेट के। तो आप जितना ज्यादा उन्होंने कौन कौन से बुक लिखे हैं, उनके क्या थॉट थे, लाइक इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल इवोल्यूशन, उनकी जो जो कथन है जो उन्होंने बोला है, जैसे कि गॉड मुझे प्रिजन में मिले, गीता थमा दिया, ये सारी चीजें, उनका जो आश्रम है, उनके कब वो आश्रम बनाया उन्होंने, कैसे वो एक रिवोल्यूशनरी से फिलोसफर हुए, एंड ऑल सब चीजें जान लीजिए उनके। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन इसमें क्या है, चलिए गलती से आ गया तो फिर एक बार देख लीजिए। अब इस बार तो आपको पता होगा, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो है ये किसने लिखा है? ये लोहिया जी ने लिखा है। बी आर अम्बेडकर ने गांधी एंड गांधीजम लिखा है। सावित्री ए लीजेंड ए सिंबल, अरविंदो लिखा। और सावित्री वाली बुक में ही उन्होंने ये बात कहा था कि गॉड गॉड मुझे जेल में मिले, उन्होंने गीता मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे सनातन धर्म गर्व होता है। ये सावित्री में ही कोट है ये। और गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला। वो पहले एशियन थे नोबेल प्राइज लेने वाले, ये पहले नॉन वाइट पर्सन थे। ये सब जो है एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकता है। विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज ए प्रोटेस्ट? किस साल में उन्होंने अपने नाइटहुड की अवार्ड को वापस कर दिया था जालियांवाला बाग मैसेकर के विरोध में? अब ये तो बहुत आसान है, जालियांवाला बाग मैसेकर आप भूल नहीं सकते हैं, 1919 में हुआ था, इसलिए उसी साल लौटाया था। इसमें एक दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भी उसी साल इसी विरोध में जालियांवाला बाग में अपनी जो टाइटल थी कैसर ए हिंद की, उसको लौटा दिया था। तीसरा इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू है कि पंडिता रमाबाई को भी कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, किस साल में? मैं तो ये भूल गया हूं, आप मेरे पीपीटी में पढ़ सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पे आइए, ये एक थोड़ा डीपर क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट के लायक क्वेश्चन है। अब देखिए, जो आप यदि आप एमए इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, पूछा जाएगा तो ये अन्याय है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बुक्स हैं उसके अंदर में क्या थीम है, बहुत मोटा मोटा थीम, मतलब यदि एक लाइन आप जानिए तो वो है, इतनी भी कोई अंदर की बात नहीं है, वो पूछा जा रहा है। जबकि एमए इंट्रेंस टेस्ट में केवल यहां तक पूछा जाएगा कि इसमें से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
तो देखिए गीतांजलि क्या है, गीतों की अंजलि, मतलब कि गीतों का अर्पण, ये गॉड के प्रति एक तरह से आप जो है डिवोशन शो करते हो, ये गॉड को समर्पित है, तो डिवोशन टू गॉड है। गोरा जो है, गोरा मतलब अंग्रेज, गोरा हम लोग अंग्रेजों को कहते हैं। तो गोरा जो है ये लिखी गई थी बेसिकली डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ इन द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। बाद में तो बटा ही इंडिया में, लेकिन उस समय में इसका पुरजोर विरोध हुआ और पूरी बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई जो पूरे इंडिया में फैल गई। वो पहला मास मूवमेंट था गांधी जी के आने के पहले, और उसके बैकड्रॉप में उन्होंने गोरा नॉवेल लिखा था और बहुत सारी बातें उसमें जो है नेशनलिज्म और इन सब की बातें की थी। साधना जो है वो इसका तो टॉपिक ही है, इस पूरे बुक का नाम है साधना कोलन द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। तो यदि आप इस बुक का पूरा नाम भी जानते हैं तो आप मार देंगे रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। और घारे घरे बारे, यदि आप बंगाली हैं तो आपको पता है इसका मायने होता है घर बाहर, घरे बारे मतलब कि होम मतलब इंडिया एंड इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म में जो द्वंद्व होता है कि जो गांधी जी ने भी कहा कि हम पूरे कल्चर और दूसरे सिविलाइजेशन को भी हम की हवा आने देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम उड़ जाए मेरे कदम उसमें। तो ये एनालिसिस ऑफ द मल्टीफेरस सोशल लाइफ होम एंड द वर्ल्ड इन द कॉलोनियल इंडिया इस पे है। तो अच्छी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन पंडिता रमाबाई पे देखते हैं। दो तीनों क्वेश्चन पंडिता रमाबाई पे हैं, आप देख लीजिए। ये भी बहुत फेवरेट हैं यूजीसी नेट के। पंडिता रमाबाई वाज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ पंडिता। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आसान भी है। पंडिता इनको क्यों कहा गया? क्या सोशल रिफॉर्म के लिए, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन के लिए, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम? नो, कुछ नहीं। क्योंकि ये संस्कृत की स्कॉलर थी, इतना बढ़िया संस्कृत बोलती थी, तो इनको सरस्वती भी और पंडिता भी। सरस्वती इसलिए क्योंकि इनके जिह्वा पे सरस्वती का वास था। जब कोई बहुत अच्छा बोलता है तो हम हिंदू वे ऑफ लाइफ में कहते हैं कि इनकी इसके जीभ पे, इसकी जिह्वा पे सरस्वती बैठ गई हैं। इसके कहने का मतलब ये होता है कि आपको गॉडेस ऑफ एजुकेशन का वरदान है आपके ऊपर। तो वो इसलिए उनको सरस्वती भी कहा गया और पंडिता भी इसलिए कहा गया। और ये सब कौन दिया? यहाँ एक दूसरा एमसीक्यू है, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने दिया था, ये कलकत्ता इनको बुलाया गया था। तीसरा एमसीक्यू है कि कलकत्ता में उनको किस समाज ने बुलाया था? ब्रह्म समाज ने बुलाया था। चौथा है कि वहां उन्होंने जो है शादी की थी इतर जाति में, कायस्थ जाति के मेधावी, अब पूरा नाम हम भूल रहे हैं, उनसे उन्होंने शादी की थी 22 साल की उम्र में। तो उस पर भी बहुत हो हंगामा उस समय हुआ था कि ब्राह्मण होकर के हाई कास्ट जो है, लो कास्ट जो कास्ट को उस समय लो कास्ट माना जाता था, उन्होंने शादी की दूसरे कास्ट में। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिगार्ड टू पंडिता रमाबाई? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको 3 मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में ढेरों दिए हैं, क्योंकि आपको एक गलत है 3 सही है। सॉरी, ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ। तो ट्रू है तो एक ही इसमें सही होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ना ए बी करके कुछ और था जिसको मैंने काट दिया, तो इसमें मोर देन वन सही है। सी वॉज ए स्टॉन सपोर्टर ऑफ हिंदू फिलोसफी, बिल्कुल गलत है, वो तो हिंदुइज्म से वो भाग गई, वो तो क्रिश्चियनिटी अपना लिया उन्होंने फ्रस्ट्रेट हो गए। सी वॉज ए पायनियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये एकदम ट्रू है। सी वॉज द राइटर ऑफ हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ट्रू है। और सी वॉज एंटी क्रिश्चियनिटी, नो, फॉल्स है, इसलिए इसमें 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर डन बाय पंडिता रमाबाई? क्या क्या उन्होंने किया? सी प्लेस्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिलेबस ऑफ इंडियन वुमेन, यस ये सही है। वो एजुकेशन के बहुत उन्होंने काम किया कि वुमेन ही वुमेन को पढ़ाए। सी रोट ए बुक कॉल्ड द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो अभी आपने देखा ट्रू है। सी फाउंडेड रमाबाई एसोसिएशन, बोस्टन में रमाबाई एसोसिएशन बना जो आज भी मदद करता है वुमेन की, ये भी सही है, इसलिए सभी सही है, ऑल द अबव। 56 number question. Who among the following wrote, in the context of society today, the caste system and much that goes with it are wholly incompatible, reactionary, restrictive and barriers to progress? ये किसने कहा कास्ट के बारे में इस तरह की निगेटिव बात? और कहना ही चाहिए। तो ये तो आपको लगेगा कि अम्बेडकर जी ने कहा है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। गांधी जी तो कास्ट सिस्टम पर चुप रहते थे, वो एक तरह से समर्थक जैसे थे क्योंकि वो तो रिलीजियस मैन थे, लेकिन उसमें वो बहुत सुधार भी चाहते थे दलितों के प्रति एंड ऑल। एंड राम मनोहर लोहिया भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ये आप सीधा याद कर सकते हैं, आप
डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने ये बात कही है। राम मनोहर लोहिया वॉज, तो सही आंसर है बी। राम मनोहर लोहिया वॉज अपोज टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तो अपोज हो ही नहीं सकते, चौखंबा राज, फोर पिलर स्टेट की परिकल्पना उन्होंने की थी जो डिसेंट्रलाइजेशन है। सोशलिज्म तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने एक इंडियन सोशलिज्म की एक तरह से स्थापना की, न्यू सोशलिज्म। कैपिटलिज्म के बिल्कुल विरोध थे और कम्युनिज्म के भी विरोध थे, इसलिए सही आंसर है ए, 1 और 2। मैच कीजिए इसको। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, ये बुक है, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा वाई सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया ने अपने थीसिस जो उन्होंने पीएचडी किया था वो था सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, जो इसलिए उन्होंने गांधी जी को उनको पढ़ना पड़ा। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। एंड बर्नी ने जो है फतवाई जहानदारी लिखा है। आपको पता है, मैंने बताया है। Who among the following was strongly opposed to the idea of पंचायती राज सिस्टम? ये मैं दूसरी बार कहीं ना कहीं मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये जो है बी आर अम्बेडकर ने कहा था। उसके कहने का उनका रीजन ये था पीछे कि वो, उनका कहना था कि विलेज जो है वो डेन है कास्ट सिस्टम का, गांव देहात में कास्ट सिस्टम सर चढ़ के बोलता है, और ऐसे में यदि पंचायती राज होगा तो कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन होगा और दलितों को वहां पे उपेक्षित किया जाएगा, वायलेंस भी होगा, इसलिए वो पंचायती राज के हिमायती या समर्थक नहीं थे। हु एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? दूसरी तीसरी मैं बता रहा हूं, जयप्रकाश नारायण। ये याद कर लीजिए। यहाँ पे ये भी आप जानिए कि एम एन रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस आइडिया को जन्म दिया, मतलब कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने इस पे काफी इसको मुखर होकर के समर्थन किया। इनफैक्ट एक और एमसीक्यू बनता है कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो काम था वो हो गया। अब यदि ये पार्टी बनेगी तो ये नीचे जाएगी, रसातल में जाएगी, इसलिए उन्होंने भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की परिकल्पना की थी। लेकिन सही मायने में इसको असली जामा जो पहनाने काम किया, काफी एक्सपेरिमेंट से, वो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसलिए सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। हु अमंग द फॉलोइंग गेव आइडिया ऑफ न्यू सोशलिज्म? तो ये तो मैंने आपको बताया है कि जो सोशलिज्म का जो एक अलग जो पैटर्न था इंडिया में, जिसको आप कह सकते हैं नया नया काइंड, इसको थर्ड वे भी कहा गया। उन्होंने बहुत सारी चीजों को मिलाया, गांधीज्म को या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, फेबियन सोशलिज्म जो है, मार्क्सिज्म से भी उन्होंने आइडिया लिया, और इन सब को मिला करके उन्होंने एक न्यू सोशलिज्म बनाया राम मनोहर लोहिया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग वेर एसोसिएटेड विद मोहम्मद इकबाल? अब मोहम्मद इकबाल की मैंने यहाँ सारी राइटिंग लिख दी है। तराने हिंद, तराने मिल, असरारे खुदी, रमज़े बेखुदी, पयाम ए मसरिक, जावेद नामा, रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो काफी पूछा जाता है, और ये भी बंग ई दारा। तो इन सब में जो है आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग वेर एसोसिएटेड विद, तो तराने हिंद भी है। यहाँ पे वेयर नॉट होना चाहिए, पता नहीं कुछ छूट गया है, तो ये इसमें से नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए तो ये हल्का क्वेश्चन हो गया, और आप ये देख रहे होंगे मेरे वो स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत इजी है, आपको बहुत दूर तक नहीं पूछ पाते हैं वेस्टर्न थॉट के जैसे। मतलब अधिक से अधिक इन्होंने क्या पूछा है कि किस ईयर में पूछ देते हैं, या बुक का थीम क्या है वो पूछ रहे हैं, कौन सा बुक लिखा है वो पूछ रहे हैं, बहुत मोटी मोटी बातें। तो आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन दे दिए। यहाँ पे एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसके बाहर कुछ भी नहीं है। पूरे 25 साल में यूजीसी नेट में जो आए हैं उसके 90% क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। 10% मैंने वो नहीं दिए हैं, या तो वो रिपीटेड थे या बहुत ही बकवास थे, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लास्ट में 3 क्वेश्चन हैं, ये मैंने बीएचयू से लिए हैं। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है नहीं, आई एम सॉरी टू से, कि सबसे जो हल्के टाइप के या बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चन है वो मुझे बीएचयू में मिला, और सबसे जो अच्छे क्वेश्चन मुझे मिला वो एचसीयू में मिला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। डीयूईटी और जेएनयू में, जेएनयू ईई के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं, थोड़ा दिमाग लगाया गया है, लेकिन उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा है। उन्होंने बहुत सारा इंटरनेशनल ऑथर के बारे में और इधर उधर काफी पूछ दिया है, वहां पे जो इंटरनेशनल स्टडीज के जो प्रोफेसर हैं शायद वो उसके चलते।
और DUET के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही गलत है। उन्होंने चोरी किया है यूजीसी नेट से बिना दिमाग लगाए हुए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन उन्होंने यूजीसी नेट से ले लिया है, इसके चलते वो अच्छा क्वेश्चन नहीं रहा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। अब आइए आप देखिए बीएचयू का, विच प्रिंसिपल वॉज अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस तो उन्होंने किया ही था, सिविल डिसोबीडियंस भी किया था, नॉन कोऑपरेशन, कोएर्सिव रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि कोई भी इसका जवाब देता है। कोएर्सिव रेजिस्टेंस क्या है, ये सब कोई भूल सकता है क्या? इसलिए सही इसमें ऑप्शन है 4, या जो भी कह लीजिए डी। Among the following which principle did पंडित जवाहरलाल नेहरू had advocated? क्लास स्ट्रगल उन्होंने नहीं किया था, पंसिल उन्होंने किया था, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन नहीं किया था, इंटेलेक्चुअल कंसेशन ये सब कुछ नहीं, तो पंसिल इंडिया चाइना ने मिल करके किया था, वो जवाहरलाल नेहरू का था। 5 प्रिंसिपल, आपको पंसिल के 5 प्रिंसिपल ही पता होने चाहिए यदि इंटरनेशनल रिलेशन की आप एग्जाम देने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स ऑफ, अजीब टाइप का लैंग्वेज भी है, तो इसमें देखेंगे तो प्योर सोशलिज्म नहीं था, सोशलिस्ट स्टेट तो बिल्कुल नहीं था, सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी नहीं था। बाद में तो थोड़ा बहुत आया अवधि सेशन में, लेकिन उतना नहीं जितना कि इंदिरा गांधी लेके आई। एक्चुअली वो फेवियन सोशलिज्म के समर्थक थे। यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिखा है, लेकिन उसकी भी एक धारा थी जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड मेनी अदर वहां पे इंग्लैंड में जिसको फेबिनिज्म बोलते हैं, वो एक ग्रेजुअल बहुत स्लो चेंज था सोसाइटी का सोशलिज्म के तरफ। वो डेमोक्रेटिक था, नॉन वायलेंट था, पैसिव था, मतलब बहुत वायलेंस और बहुत रिवॉल्यूशन बेस्ड नहीं था, उसको फेबियन सोशलिज्म कहते थे, उसके वो समर्थक थे। इसलिए मिलता जुलता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसलिए इसको आप सही मान सकते हैं। Okay, so dear students, we have come to an end of this. Okay, यदि इस वीडियो में मेरी आपको एनर्जी कम लगी होगी तो बहुत रात हो गई है और मैंने आज वैक्सीनेशन लिया है सेकेंड डोज, तो थोड़ा सा फीवरिश जैसा लग रहा है, इसलिए हो सकता है कि मैं उतना बहुत चीख चीख के नहीं बोल पा रहा हूँ, एनर्जी लेवल लो है। आप भी वैक्सीनेशन लीजिए यदि आपने नहीं लिया है तो। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस तरह से आप मुझसे जुड़ें। थैंक यू वेरी मच, सी यू सुन विद द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे, मे बी कल या परसों। बाय।